हाय हेलो एवरीवन। सो आनंद राठी वेल्थ के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, रिजल्ट कैसा रहा एंड यहाँ से आगे का कैसा स्कोप लगता है इसके बिजनेस में, इसके स्टॉक में। प्लस कुछ और स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमको समझ में आएगा कि क्यों ये जो पूरी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है इसको हमको अपने रडार पे रखना चाहिए अगले 10 15 20 साल के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। सो क्या क्या वो ग्रोथ लीवर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आनंद राठी का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ऑफकोर्स अगेन बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया है सेकंड क्वार्टर के अंदर भी। एंड इसका रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हो बाकी वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स के ऊपर, लाइक नुवामा वेल्थ, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर या आपका मोतीलाल ओसवाल, सबको ठीक ठाक रिवॉर्ड मिला आज मार्केट से। बिकॉज एक जब बड़ा प्लेयर अर्निंग अर्निंग सीजन में जब इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता है तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो अंडररेटेड प्लेयर्स हैं अभी, जिनमें री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है, उनसे भी एक अच्छा नंबर आएगा आने वाले क्वार्टर्स में। आनंद राठी का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो इस क्वार्टर में भी बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है। ये आई थिंक इस पूरी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पहला ऐसा स्टॉक था जिसको सॉलिड री रेटिंग मिली मार्केट से। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 4 टाइम रिटर्न इसके स्टॉक ने डिलीवर करे हैं। बिकॉज बिजनेस की परफॉर्मेंस जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो बहुत कंसिस्टेंट रहा है। ऑलमोस्ट 32% के आसपास का सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का पिछले 3 साल में। पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 71% के आसपास है। एंड ये ग्रोथ को कंपनी ने हाई आरओई के साथ में मेंटेन करा है। मतलब इनका आरओई पहले 20-25% था, आज के टाइम पे 40% से भी ज्यादा के आरओई पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो इसीलिए मार्केट ने भी वैसा रिवॉर्ड करा है। इनके नंबर्स अगर हम देखें Q2 के अंदर कैसे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, तो अगेन रेवेन्यू ग्रोथ 33% की आई है कंपनी की। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट 32% के आसपास आया है। पैट मार्जिन भी कंपनी का थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है वाई ओ वाई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। फैक्टर्स अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ से ग्रोथ आ रही है आनंद राठी की, तो ये जो 4 मेन पैरामीटर्स हैं जो हमको हर एक ऑलमोस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के अंदर ट्रैक करना है। तो सबसे पहले तो है आपका एयूएम ग्रोथ। एयूएम ग्रोथ कंपनी का इस क्वार्टर में भी 57% के आसपास आया है। अब इस एयूएम ग्रोथ के दो मेन लीवर्स हैं। पहला तो ऑफकोर्स आपका जो M2M है, मार्क टू मार्केट बोलते हैं, बिकॉज मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, निफ्टी ने अच्छा किया, तो वहां से आपका एयूएम बढ़ गया। दूसरा आपका एयूएम कहां से बढ़ता है, जब आप नए क्लाइंट से प्लस एग्जिस्टिंग क्लाइंट से फ्रेश पैसा लेकर के आते हो तो वहां से आपका ईयूएम ग्रोथ आता है। तो ये दोनों फैक्टर्स काफी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आनंद राठी के टोटल ईयूएम ग्रोथ के अंदर। देन क्लाइंट फैमिलीज बहुत हेल्दी रेट से कंपनी लगातार ग्रो करते जा रही है। इस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 20% के आसपास कंपनी ने नए क्लाइंट्स ऐड करे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज कल को चल के फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म भी करता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली नए क्लाइंट्स को ऐड करते जा रहे हो अपने बिजनेस में, तो आपका ईयूएम ग्रोथ एकदम से ज्यादा डिक्लाइन नहीं करेगा। तो ये वाले पार्ट पे भी कंपनी काफी अच्छा कर रही है। लेकिन जो दो बड़े मेन लीवर्स हैं जिसने आनंद राठी की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, वो है इनके क्लाइंट एट्रीशन का नंबर और इनके आरएम एट्रीशन का नंबर। तो आनंद राठी का क्लाइंट एट्रीशन अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में भी बहुत मिनिमल, ऑलमोस्ट 0.2% के आसपास है। मतलब आपके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो स्विच ही नहीं कर रहे, किसी दूसरी कंपनी में स्विच नहीं कर रहे अपने सर्विसेज को, वो रिटेन है आनंद राठी के पास में इतने सालों से। और एंड उनका रिटेंशन एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि आप नए क्लाइंट भी ऐड कर सकते हो उनके रेफरल से, प्लस उनसे भी आप फ्रेश पैसा लेकर के आ सकते हो। तो एक तो ये बड़ा रीजन हो गया। अब क्लाइंट एट्रीशन क्यों इतना लो है आनंद राठी का, बिकॉज इस कंपनी ने अपने आरएम के ऊपर बहुत मतलब बहुत जबरदस्त कंट्रोल दिखाया। इनका आरएम एट्रीशन अगर हम देखें तो ये पांचवा ऐसा क्वार्टर था जहां पे आनंद राठी का जो आरएम एट्रीशन है वो जीरो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी के लिए जो सुपर इंपॉर्टेंट आरएम्स हैं इनके लिए, मतलब जिन्होंने 3 साल 4 साल 5 साल स्पेंड किया है इस कंपनी में, एक बड़ा क्लाइंट बेस वो मैनेज कर रहे हैं, पिछले 5 क्वार्टर में एक भी ऐसा आरएम इनकी कंपनी को छोड़ के नहीं गया है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज एक आरएम जब आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसकी कैपेसिटी बहुत लो होती है। मैक्सिमम वो 5-10 क्लाइंटों को मैनेज करता है स्टार्टिंग में। लेकिन वही आरएम जब 3 साल 4 साल आपके कंपनी में स्पेंड करता है तो उसका क्लाइंट बेस 50-100 तक चला जाता है। एयूएम बेस उसका 10 टाइम 20 टाइम ग्रो कर जाता है। तो ऐसा आरएम जब आपकी कंपनी को छोड़ के जाता है तो बहुत हाई चांस है कि जो उसने क्लाइंट बेस बनाया है आपकी कंपनी के अंदर, उनमें से कुछ क्लाइंट को वो लेके जा सकता है अपनी दूसरे बिजनेस के अंदर। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आरएम एट्रीशन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका क्लाइंट एट्रीशन कंट्रोल होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आप लॉजिक समझो, जो सुपर एचएनआईज और एचएनआईज क्लाइंट होते हैं वो बहुत उनका उनका एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है आरएम के साथ में 3 4 5 साल के अंदर। बिकॉज एक आरएम को सिर्फ ये नहीं देखना है कि उनका इतना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, इतना पैसा एमएलटी में डाल दिया।
पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग वो मैनेज करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट का अगले 3 साल 6 साल के अंदर क्या उनका फाइनेंशियल गोल है, कहाँ कहाँ पे उनका पैसा लिक्विडेट होने को है। सो मतलब सिर्फ हम एचएनआई की नहीं, अगर हम लेमैन की भी बात करें तो कोई भी लेमैन इंडिया के अंदर इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि किसी भी न्यू पर्सन के साथ में वो अपना पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करे। तो जब आपका 3 4 5 साल का बॉन्ड बन जाता है एक आरएम के साथ में, एंड वो आरएम जब स्विच करता है किसी दूसरी कंपनी में, तो बहुत हाई चांस है कि आपका वो क्लाइंट भी उसके साथ में स्विच करेगा, बिकॉज आपका 4 5 साल का वो एक बॉन्ड बन चुका है, आपका मतलब एक अच्छा ट्रस्ट आपने डेवलप कर लिया उस क्लाइंट के साथ में। सो क्योंकि कंपनी अपने आरएम एट्रिशन को मेंटेन कर पा रही है, ये मेन रीजन है कि कंपनी का क्लाइंट एट्रिशन इतना अच्छा है, और ये दोनों चीजें मेन कंट्रीब्यूटर हैं कि कंपनी का एयूएम ग्रोथ इतने हाई पेस के ऊपर ग्रो कर रहा है। देन इसके बाद ऑफ कोर्स ये तो हमने देखा, ये बहुत अच्छा ग्रोथ है। ट्रेल रेवेन्यू एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इनकी मैनेजमेंट ने बोला था कुछ क्वार्टर पहले कि हमको हमारा ट्रेल रेवेन्यू का पार्ट बढ़ाना है, टोटल रेवेन्यू में 50% तक लेकर के जाना है। क्यों? बिकॉज ट्रेल रेवेन्यू जितना ज्यादा रहेगा आपके टोटल रेवेन्यू में, उतने ज्यादा आपका प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ेगा रेवेन्यू का। तो लास्ट ईयर तक 32% रेवेन्यू इस कंपनी का ट्रेल रेवेन्यू से आता था, आज के टाइम पे 42% आता है। तो ये भी अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रहा है कंपनी का। फर्स्ट हाफ देखें, H1 FY25 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ तक का परफॉर्मेंस देखें तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है कंपनी की। 35% का रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ है। आरओई देखो आप, मतलब 39% का ऑलरेडी बहुत हाई आरओई होता है, उसको कंपनी ने और इंप्रूव किया है, 44% का आरओई हो गया कंपनी का। सो बहुत जबरदस्त नंबर्स हैं। अब इनका प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखें कंपनी कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा मैनेज कर रही है, तो 55% पैसा कंपनी का इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। एमएलडीज इन्होंने बोला जरूर था कि 30% तक लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक उस डायरेक्शन में अच्छे स्पीड में कंपनी नहीं जा पा रही है, बिकॉज उसका मेन रीजन ये है कि इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है। निफ्टी देखो आप, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार नया हाई बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऐसे में आप जो मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप इक्विटी के अंदर ही करोगे। नेट इनफ्लो ये एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो हमको हर एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का देखना है, बिकॉज नेट इनफ्लो आपको ये शो करता है कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी क्या है। सो आनंद राठी फंडामेंटली पर्सनली क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज इस कंपनी का जो नेट इनफ्लो है वो उस टाइम पे भी अच्छा था जब मार्केट खराब परफॉर्म कर रही थी। अभी तो देखो 83% का ग्रोथ कोई नॉर्मल प्लेयर भी लेकर के आ सकता है, बिकॉज मार्केट बुल रन में है। हम देख रहे हैं कि निफ्टी का कंटिन्यूसली नया हाई बन रहा है, तो डेफिनेटली जो क्लाइंट है वो भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं मार्केट के अंदर डालूं, मेरा और रिटर्न बने। तो यहाँ पे नेट इनफ्लो करना कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, लेकिन एक बहुत ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो। आई रिमेंबर कि जब मार्केट निफ्टी 15,000 18,000 के बीच में मूव कर रही थी, एंड वहां पे बहुत ऐसे क्वार्टर थे जहां निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न आया था। एक क्वार्टर में निफ्टी का -9% रिटर्न आया था, बट उस टाइम पे भी आनंद राठी का जो नेट इनफ्लो है वो पॉजिटिवली आई थिंक 10 15 20% से ग्रो कर रहा था। तो ये क्या शो करता है कि जो एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजर है, वो बुरे टाइम में भी क्लाइंटों से फ्रेश पैसा लेकर के आ सकता है। तो ये बहुत एक तरीके का स्ट्रॉन्ग मोट होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के पास में, बिकॉज आप देखोगे मोस्टली कंपनी जो है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, वो इस वाले पैरामीटर पे फेल करती हैं, क्योंकि उनका क्या है कि मार्केट अच्छा चल रहा है तो फ्रेश पैसा आएगा, लेकिन मार्केट खराब हुआ तो आपका क्लाइंटों से फ्रेश पैसा आना बंद हो जाएगा। वैसा बिजनेस बहुत सिक्लिकल होगा, हाईली सिक्लिकल होगा, लेकिन ऐसा बिजनेस जो बेयर मार्केट में भी फ्रेश पैसा लेकर के आए, वो एक सस्टेनेबल मॉडल बन जाता है इस सिक्लिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो वहीं पे नुवामा वेल्थ जो है, सॉरी आनंद राठी जो है, वो स्टैंड आउट करता है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। अभी इस क्वार्टर में भी ये नंबर अच्छा है। एक छोटा सा जो कंसर्न लगता है आनंद राठी के रिजल्ट में, वो है इनका इक्विटी म्यूचुअल फंड का नेट इनफ्लो का नंबर, बिकॉज ये 33% से गिरा है। अब ओवरऑल नेट इनफ्लो आपका अच्छा रहा है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड का नेट इनफ्लो गिरा है, तो मे बी इसका ये रीजन हो सकता है कि कंपनी ने कुछ रिडेम्पशन वगैरह किया हो किसी स्कीम के अंदर। ये क्लैरिटी तो ऑफकोर्स हमको इनके कॉन कॉल के अंदर ही पता चलेगा। बाकी सारे पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। देन अब हमने जो डिस्कस किया था कि जो 3 4 स्लाइड हम देखेंगे कि क्यों इस इंडस्ट्री के ऊपर हमको फोकस करना है अगले 15 20 साल के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। सो सबसे पहला रीजन है उसका कि मार्केट जो है, पूरा म्यूचुअल फंड का मार्केट जो है, वो बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। अगर आप पिछले 5 साल में इंडिया की म्यूचुअल फंड का एयूएम देखो, तो ये ऑलमोस्ट 21% से ग्रो हुआ है। 67 लाख करोड़ का टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम है हमारे इंडिया के अंदर। एंड इंटरेस्टिंगली इसमें जो बड़ा पार्ट है वो अभी भी डेट म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत कम पैसा है अभी भी इस टोटल शेयर की अगर हम बात करें।
एंड पेनेट्रेशन वहीं से बहुत कम हो जाता है, बिकॉज इक्विटी एयूएम टू जीडीपी का डेटा अगर आप देखते हो तो इंडिया बहुत नीचे स्टैंड करता है, मतलब ग्लोबल एवरेज है 30% एंड हमारा कितना है 7%, 4 टाइम का डिफरेंस है, 4 टाइम से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो ये ग्रोथ होना ही होना है, मतलब ये पेनेट्रेशन बढ़ेगा ऑफकोर्स। इक्विटी एयूएम टू जीडीपी देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा इंडिया जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन यहाँ पे 7 से 10% के बीच में रहता है। तो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, आप वेल्थ सिर्फ प्रिजर्व कर सकते हो। इनफैक्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो आपका रिटर्न जो है वो नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करके एक पॉजिटिव रिटर्न क्रिएट करना है तो आपको इक्विटी ही आपके पास एक ऑप्शन है। इसीलिए हमको इक्विटी एयूएम टू जीडीपी का डेटा देखना है, जहां पे इंडिया काफी नीचे स्टैंड करता है, सिर्फ 7% पे। पहला फैक्टर कौन सा हो गया कि मार्केट बहुत हाई पेस पे ग्रो करेगा आने वाले टाइम के अंदर। दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि जो टारगेट क्लाइंट्स हैं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के, वो बहुत हाई पेस पे बढ़ रहे हैं। मतलब आप नंबर ऑफ एचएनआईज देखो तो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास एचएनआईज थे इंडिया में 2017 के आसपास। इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग डेटा आप देख सकते हो कि 2014 में अराउंड 14 करोड़ ऐसे लोग थे जिनके पास स्मार्टफोन्स थे। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 60-70 करोड़ पॉपुलेशन के पास में स्मार्टफोन अवेलेबल है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले तक हम देखते थे कि जो रेडमी का फोन है वो इंडिया में सबसे हाईएस्ट सेलिंग मोबाइल फोन था। आज के टाइम पे आईफोन जो कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का फोन है वो सबसे हाईएस्ट सेलिंग फोन है। तो ये क्या शो कर रहा है कि वेल्थ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, स्पेंडिंग मनी जो है वो यहाँ हमारे पॉपुलेशन की लगातार बढ़ती जा रही है। एंड इसीलिए नंबर ऑफ एचएनआईज आप देखोगे कि 2027 तक, जो कि 2022 में 8 लाख एचएनआईज थे, 2027 तक 16-17 लाख टोटल एचएनआईज हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएगा। तो पहला तो आपका टोटल मार्केट बढ़ेगा, दूसरा जो आपका टारगेट कस्टमर है वो ऑलमोस्ट 16-17% से बढ़ता रहेगा ईयर आफ्टर ईयर 2027 तक। तो जब आपका वेल्थ बढ़ेगा, आपका म्यूचुअल फंड का एयूएम बढ़ेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए। बिकॉज ये जो एचएनआईज हैं जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर किसी और के बिजनेस को 24/7 रन कर रहे हैं, तो उनके पास इतना इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली बिजनेस को ट्रैक करें, खुद से अपने पैसे को मैनेज करें। सो दे नीड प्रोफेशनल्स, उनको प्रोफेशनल चाहिए। वहां पे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है। तीसरा फैक्टर अगर हम यहाँ पे देखें जो करंट सिनेरियो है इंडिया में, तो हमने देखा कि पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन बढ़ा है, आपका इन्वेस्टिंग बहुत बहुत ईजी हो गया है। एक ऐप के ऊपर आप सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डीमैट अकाउंट आपका 10 मिनट के अंदर ओपन हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम आज के टाइम पे इंडिया का टोटल फाइनेंशियल एसेट देखते हैं तो वो लो यील्डिंग एसेट में है। मतलब 68% पैसा इंडिया का ऐसे एसेट्स में है जिसमें या तो बहुत कम रिटर्न है या जीरो रिटर्न है, जिसमें आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी से लेके बैंक डिपॉजिट, कैश, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, मतलब इन ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकते। उन वहां पे 68-85% के आसपास पैसा पड़ा हुआ है इंडिया का। जबकि अगर हम म्यूचुअल फंड्स की टोटल बात करें तो हार्डली 15-16% जो टोटल एसेट है इंडिया का फाइनेंशियल एसेट, वो म्यूचुअल फंड के अंदर है। इसमें भी इक्विटी में सिर्फ 14-15% के आसपास पैसा है। 10 साल पहले ये नंबर सिर्फ 5% था, आज के टाइम पे 15% है। क्यों इतना इतना शार्प ग्रोथ आया है पिछले 10 साल के अंदर? बिकॉज हमने देखा है कि डिजिटाइजेशन किस तरीके से बढ़ा है, डिस्काउंट ब्रोकर, डिजिटल ब्रोकर्स ने बहुत ज्यादा लाइफ इजी करी है इन्वेस्टर्स की, सो उसकी वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ा है। एंड बहुत हाई चांस है कि अगले 5-10 साल के अंदर ये जो 15% का पैसा इक्विटी में है ये 30-35% तक जा सकता है। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो पूरी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देती है। एंड उसमें सिर्फ आनंद राठी नहीं बल्कि जो बाकी प्लेयर्स हैं आपके नुवामा वेल्थ, मोतीलाल ओसवाल, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रूडेंट कॉर्पोरेट, 361 वेल्थ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके पास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो ये सेक्टर टॉप रडार पे होना चाहिए हमारे हमारे अगले बहुत सालों तक, बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी इसमें हमको मिलेगी। एंड लास्टली अब हम रिजल्ट में आनंद राठी का जो गाइडेंस उन्होंने दिया था FY25 का उसको डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का गाइडेंस था कि 910 करोड़ का रेवेन्यू ये करेंगे FY25 के एंड तक। कंपनी ने 6 मंथ्स कंप्लीट हुए इस फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑलरेडी 495 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया, मतलब 54% अपने गाइडेंस को ऑलरेडी अचीव कर दिया कंपनी ने। एंड इसलिए मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को बढ़ा दिया है। मतलब आनंद राठी के मैनेजमेंट को अगर आप देखोगे तो बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस ये देती है, 20-25% का ग्रोथ गाइडेंस इनका रहता है ऑन एन एवरेज। इस साल के स्टार्टिंग में इन्होंने 21% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, उसको बढ़ा करके अब इन्होंने 30% कर दिया है पूरे साल का। सेम अगर आप प्रॉफिट पे देखोगे तो 280 करोड़ का गाइडेंस था जिसमें कंपनी ने 150 करोड़ ऑलरेडी अचीव कर लिया 6 मंथ्स के अंदर, मतलब 53% जो है गाइडेंस का वो ऑलरेडी अचीव हो गया है।
और कंपनी ने अब अपने गाइडेंस को बढ़ा के 295 करोड़ कर दिया है, यानी कि अगेन 31% के आसपास का कंपनी ग्रोथ टारगेट कर रही है पैट के अंदर भी। एयूएम का तो गाइडेंस ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है कंपनी, 72,000 करोड़ का गाइडेंस था इनका एयूएम का, 75,000 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी 6 मंथ्स में अचीव कर दिया, और यहाँ का भी गाइडेंस बढ़ा के अब 80,000 करोड़ के आसपास कर दिया है। तो गाइडेंस बेसिकली मैनेजमेंट ने रिवाइज किया है तीनों पैरामीटर्स के ऊपर, एंड इसी के बेसिस पे अगर हम देखें इस स्टॉक का भी, अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो ऑलमोस्ट 56-58 के आसपास का फॉरवर्ड पी आएगा इसके स्टॉक का। मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ है, गाइडेंस रिवाइज हुआ है, एंड फॉरवर्ड पी भी वही 56-58 के आसपास है। सो मतलब ऐसा कोई रीजन दिखता नहीं है अनटिल अगर कोई मार्केट में कोई बुरा सेंटीमेंट ना हो, या बिजनेस में कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव ना हो, तो स्टॉक में कोई डिक्लाइन का चांस दिखता नहीं है। इस तरीके की परफॉर्मेंस प्लस डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया इस क्वार्टर के अंदर भी, 7 रुपए के आसपास का। तो कंटिन्यूसली हम देखेंगे कि मार्केट रिवॉर्ड करता रहेगा इसके स्टॉक को इस परफॉर्मेंस के साथ में। गाइडेंस भी रिवाइज हुआ है, ये एक और पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल अपॉर्चुनिटी की बात करें अगर हम इस पूरे स्पेस के अंदर, तो स्टिल आई फील नुवामा वेल्थ, मोतीलाल ओसवाल, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन तीनों स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग अपॉर्चुनिटी लगती है, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज बहुत बड़ा गैप है एंड परफॉर्मेंस इन तीनों कंपनी की कंसिस्टेंटली काफी अच्छी आ रही है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, इनका कौन कॉल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स के भी रिजल्ट आएंगे, आई थिंक नेक्स्ट वीक में आएंगे, सो उसको भी कवर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो भी आपके डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।